नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने आज समय दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, दिल्ली धमाकों के केंद्र में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, क्या ये माना जाए कि वो आतंक का अड्डा है? वहीं से डॉक्टरों की शक्ल में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। अंजू जी, सही निष्कर्ष। संदिग्धता नहीं, अब करीब करीब ये प्रमाणित हो चुका है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी दौद जिला फरीदाबाद फरीदाबाद मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर चरमपंथियों का एक लॉन्च पैड बन चुका था। अब इसके पीछे अगर आप जाएं तो आपको चौंकाने वाले ऐसे तथ्य मिलेंगे। किस तरीके से एक अपराधियों को एक मौका मिला यूनिवर्सिटी चलाने का। अपराधियों को मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर मध्य प्रदेश में इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे बाबा साहब की जन्मस्थली, वहां से दो भाई निकलते हैं, जवाद और फवाद। इनके पिताजी वहां पर 20 साल से ज्यादा तक शहर काजी थे, तो उनकी काफी अच्छी पैठ थी, पकड़ थी माइनॉरिटी कम्युनिटी में। वहां पे इन भाइयों ने चिट फंड की एक स्कीम चलाई अपनी ही बिरादरी में, और लगभग 25 करोड़ रुपए जब उगा लिए, ये कहा कि पैसा दूना कर देंगे। दूना तो करके दुनिया में नहीं कर सकता है। इन्होंने जब दूना करने का आश्वासन दिया और 25 करोड़ उगा लिए, और इनके पीछे लोग पड़े, उसमें डिफेंस पेंशनर्स भी थे, क्योंकि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर में बड़ी संख्या में हमारे सैनिक भाई वहां पर रहते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई ये दोनों भाई लेकर के भाग गए। जवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, अहिल्याबाई इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, जामिया में पहुंच गया, यूनिवर्सिटी में दिल्ली में, वहां लेक्चरर बन गया। लेक्चर बनने के बाद उसने सोचा कि भाई लेक्चररी में हमको क्या मिल जाएगा, तो इसके सपने बड़े थे। 25 करोड़ की लूट वहां पे कर ली, और यहां आकर के अब आप देखें, फरीदाबाद दौज एक जगह है, वहां पर इसने 25-30 एकड़ जमीन खरीदी। माना कि तब सस्ती हुई, लेकिन ऐसी सस्ती भी नहीं रही होगी कि 25-30 एकड़ ये जमीन खरीद लें। अब इन्होंने 3-4 कमरों में 3-4 स्ट्रीम इंजीनियरिंग के शुरू कर दिया। 3-4 स्ट्रीम इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और जहां जिसका दुनिया में कहीं कोई दाखला ना हो, वो इनके इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको दाखला मिल जाता था। इन्होंने एन केन प्रकारेण एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से मान्यता भी और एफिलिएशन भी ले लिया, मान्यता भी ले ली। तो अब इनका धीरे 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 प्रोग्रेशन शुरू हुआ, और ये खूब घुमा करते थे मिडिल ईस्ट। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इनके आय के स्रोत से उससे कहीं ज्यादा खर्चा इनका हो रहा था। अब अगर आप इसके ऊपर आए कि आखिर इनके खर्चे और इन्होंने कहां कहां से निवेश किया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि निवेश अगर आप देखें कि दोहा और कतर से, कि दो महिला डॉक्टर्स यहाँ की जो थी, वो भी ढाका मेडिकल कॉलेज गए थे, कश्मीर, ढाका, और वहां से आकर के फिर ये अल फलाह में आ गए। अल फलाह में आने के बाद डिजिटल वैलेट्स जो इस्तांबुल और दोहा के थे, और जिनके सारे लिंक जैश ए मोहम्मद से निकल के आ रहे हैं, वो घूम फिर के आ जाते हैं अल फलाह में। अब अल फलाह की ये जो साहब थे, ये 2000 में केपी सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इनकी एफआईआर कराई। इनको 3 साल की सजा हुई, 3 साल ये हजरत तिहाड़ जेल में रहे। अब ये कैसे चांसलर बन गए, इन्होंने कैसी मान्यताएं प्राप्त कर ली। मेडिकल कॉलेज इन्होंने 2019 में शुरू कर दिया, उनके पहला बैच पास आउट होने वाला है। अब जिस तरीके की तालीम और जिस तरीके की यहाँ पे कुटिल बुद्धि और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां प्रकाश में आई हैं, यहां तक कि आपको मालूम होगा कि एक डॉक्टर निसारुल हसन, जिसको पिछले वर्ष नवंबर में अनुच्छेद 311 में बर्खास्त किया गया था राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, वो भी यहां मौजूद। डॉक्टर शाहिना शाहिदा, जो कि पकड़ी गई, जो कि महिला विंग की सदर है जमात उल मोमिना की, वो भी यहीं से लिंक्ड हैं। उनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में AK-47 और कारतूस हैं। यानी कि वहां पर किसी तरह का कोई था नहीं। पहले इन्होंने एक वाइस चांसलर रखा एक्स फौजी को, जाहिर है उन्होंने कुछ आपत्तियां की होंगी तो उनको निकाल दिया, और अब कोई वाइस चांसलर है, उसकी हम टिप्पणी न करें। लेकिन जो गतिविधियां आपत्तिजनक हो रही इनकी प्रयोगशालाओं से, और जहां जहां से भी ये बताते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल और भंडारण आसपास एमोनियम नाइट्रेट का हो रहा था, जाहिर है कि कवर फायर और सपोर्ट सिस्टम अल फलाह यूनिवर्सिटी का 100% जरूर रहा होगा, इसकी संभावना है। इन्वेस्टिगेटर्स इसको जांच कर रहे हैं, और
मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रमोटर्स का इनकी पैदाइश है 15 नवंबर 1964 जवाब की, यानी कल इन हजरत का जन्मदिन है और जामिया में अपने महल नुमा कोठी में ये माल मुफ्त दिले बेरहम को लेकर के अपना जन्मदिन मनाने वाले थे। ये किसी को नहीं पता इन्होंने कि 3 साल तिहाड़ में चक्की पीस करके बाहर आए हैं। अगर ये मालूम होता तो कौन इनके यहां दाखिला लेता। अब आप आ जाइए, पूरा ताना बाना मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपने सिर्फ एक नमूना देखा। आपने गबन किया मऊ में 25 करोड़, यहां 30 एकड़ जमीन खरीदी। एमडीयू यूनिवर्सिटी से आपने मान्यता एन केन प्रकार प्राप्त कर ली। जो मान्यता आपकी डिग्री की होती है मेडिकल एजुकेशन की, वो आपने प्राप्त कर ली। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एक भी मान्यता पूरी नहीं है, आपने भी उसको एन केन प्रकार प्राप्त कर ली है। मेरे ये परामर्श होगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को करें सील, इनकी सारी मान्यताएं करें निरस्त, इनके आपराधिक इतिहास में जितनी बार ये बाहर गए हैं और जो वैलेट्स मैंने आपको बताए हैं उसके आधार पर इन्होंने क्या क्या किया है। अब जो मृतक डॉक्टर उमर है वो भी अल फलाह से लिंक्ड है, शाहिदा वो भी अल फलाह से लिंक्ड है, जो नसरुल मैंने आपको बताया निसार उल हसन ये भी अल फलाह से ये है। दिखाई ये पड़ रहा है कि ये इन डॉक्टरों को बहुत सस्ते में एक रिक्रूटर जाता था और इस तरीके के अवांछनीय तत्वों को 40 और 45 हजार में ला करके इनको रख लेता था। कालांतर में क्या हुआ अंजू जी की यहां पर ये लॉन्च पैड तो हुआ ही और कट्टरपंथियों का अड्डा बन गया। ये जो मोमिना थी आपकी, मोमिना समझ रहे हैं कि जो साबित कदम होते हैं और जो दीनी बातों के अलावा कुछ करते नहीं है, उन्होंने महिलाओं से यह कहा कि नहीं तुम हिजाब पहना करो, बुर्का पहना करो, और जो उस तरीके की कट्टरपंथी जो आदतें होती हैं उसके ये प्रमोट करने वाले ये यूनिवर्सिटी हो गई। कालांतर में अगर आप देखिएगा कि अल्फला, अच्छा एमोनियम नाइट्रेट लाने वाला भी अल्फला से जुड़ा हुआ और भंडारण एमोनियम नाइट्रेट का वो भी अल्फला से जुड़ा हुआ। तो सारा ताना बाना ये था कि अगर यहां पर इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही थी, मैं ये जानना चाहूंगा, हरियाणा पुलिस तो बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट व्यवसायिक दक्ष पुलिस मानी जाती है, उन्होंने ऐसी भयावह चूकें क्यों की कि चरमपंथियों को ये बताया जाता है। अब ये चीज आपके गौर करने की है, तब जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में इनको सारी मान्यताएं अंजू जी मिली, वो इसलिए मिल गई कि सरकार ने इनको पूरी मदद की। ये आप देख लीजिएगा कि तत्कालीन सरकार कौन थी और कौन लोग थे, लेकिन जो परिस्थितियां बाटला हाउस में बनी वही परिस्थितियां आज अल फलाह यूनिवर्सिटी में बन रही हैं। जिस तरीके के इन चरमपंथियों को प्रमोट बाटला हाउस में प्रमोट किया गया, आपके सामने तो पूरे भारत का लॉन्च पैड अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहा था। कश्मीर से लिंक निकल के आया, हरियाणा में लिंक निकल के आया, एनसीआर में लिंक निकल करके आया, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश का लिंक निकल के आया, और अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन घंटों की है, दिनों की नहीं है। और इसके अलावा आपका अहमदाबाद का जो रीसिन नाम के जहर का, अब इसकी भी जांच हो रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो लेबोरेटरीज हैं, प्रयोगशालाएं हैं, क्या उनके केमिकल्स निकाल करके स्मगल करके एमोनियम नाइट्रेट के आईईडी में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसकी प्रबल संभावना है। अब ये किसी भी पत्रकार को आप अगर जाना चाहें तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एक पत्रकार मरीज बन करके गई, उसने ये तो देखा कि वहां पर पैसा नहीं लिया जाता है, जो डायग्नोसिस होती है, जो चेकिंग होती है, एक्सरे की भी पैसा नहीं लिया गया। उस तो खैर मुखौटा बनाना ही पड़ेगा। जो दवा खरीदी उसके पैसे लिए गए, उसके पैसे पूरे लिए गए, लेकिन जो मुखौटा बनाया, ये चिकित्सा निशुल्क होती है, तो ये मुखौटा तो एक ऐसा था कि लोगों में गुडविल जनरेट करने के लिए, और गुडविल जनरेट करने के लिए, लेकिन वहां पत्रकारों को अनुमति न देना, वहां पर अस्पताल में केवल बेसिक खांसी, नजला, जुकाम और बुखार, केवल इसी का इलाज होता है। अगर आप कोई बहुत गंभीर बीमारी के साथ जाएंगी तो वहां पर इसका इलाज नहीं होगा। तो आपके सर सामने अगर जी एक फ्रेमवर्क अगर है, आप कुछ कह रहे थे। सर मैं यही कह रही थी कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये फरीदाबाद में जो एनसीआर का इलाका है वहां पर आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जांच एजेंसियों की नाक के तले अल फलाह यूनिवर्सिटी काम कर रही थी। और अगर
मेडिकल कॉलेज होता है सर, तो उसके साथ जो हॉस्पिटल होता है उसमें तो सुपर स्पेशलिटी जैसी सुविधाएं होती हैं कि आपको हार्ट के डॉक्टर भी मिलेंगे, सब तरह के मिलेंगे। लेकिन ये तो एक सिर्फ दिखावा था, मेडिकल कॉलेज की आड़ में तो कुछ और ही चल रहा था ना। वरना ये अस्पताल जहां पर सिर्फ जुकाम और कोल्ड का इलाज हो रहा है, वहां पर और इलाज भी तो होने चाहिए थे। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते, स्पेशल डॉक्टर्स होते, वैसा तो कुछ देखने को मिला ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने सारी मान्यताएं, चाहे एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक से मान्यता प्राप्त करना, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से जो शुरू में लिया, वो भी एक एक तरीके से मुन्ना भाई तैयार करने की नियत थी। आज भी मुन्ना भाई तैयार करने की पूरी नियत है। और जो भी डॉक्टर्स यहाँ से गए हैं तो वही कहते हैं, क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम है डॉक्टर वाई एम राज। उनको वाई एम राज नहीं, आपका नाम ही डॉक्टर यमराज है। और इस तरीके के मुन्ना भाई जहां प्रोड्यूस होंगे, वो तो होना ही था। और इस जिस बेशर्मी बेहयाई के साथ ये लोग काम कर रहे थे, आपने सही कहा। फरीदाबाद की दूरी दिल्ली से ईपी सेंटर से 40 किलोमीटर है। ये मान के चलिए पूरी तरीके से ये एनसीआर एरिया तो है ही, अत्यंत संवेदनशील। और वहां पर इस तरीके का लॉन्च पैड और ईपी सेंटर, इस तरीके के बम विस्फोटकों का, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो तैयारी थी दहला देने वाली, 26/11 की एनिवर्सरी और 6 दिसंबर की एनिवर्सरी मनाने का पूरा इनका इंतजाम था। और जिस तरीके के विस्फोटक थे, लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काम नहीं किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो काम करके दिखा दिया, साइलेंटली और बिल्कुल बेजबान होकर के, वो अपने में एक मिसाल है। और हिंदुस्तान के 5-6 स्टेट्स में जाकर के छापे डाल करके, उनको निष्क्रिय करके, उनके सारे ताने बाने को सत्यानाश करके, अभी अमेरिका ने भी पेशकश की है कि अगर दिल्ली धमाकों के बारे में आपको अगर हमारे सहयोग की जरूरत है तो हम तैयार हैं। लेकिन अमेरिका को पूरा विश्वास है कि भारत इसको अपने दम पर, अपने तरीके से, पूरी तरीके से इसका बहुत सफल अनावरण कर लेगा। डॉक्टर उमर की डीएनए एनालिसिस उसकी मां के डीएनए से मैच खा चुकी है, ये चीज तो चिन्हित हो गई। अब अल फलाह के ऊपर ही हम आ जाएं। ये कैसे हमारी नाक के नीचे, हम लोग तो स्पेशलाइज करते हैं इस तरीके की। बाटला हाउस जो हुआ तो याद करें। ये फोटो मत दिखाओ, ये फोटो मत दिखाओ, हमारी आंख में आंसू नहीं थम रहे हैं। ऐसा ज्यादा द्रवित माताजी हो गई कि उनकी आंख के आंसू नहीं थम रहे थे माताजी के। आजमगढ़ संजरपुर गांव, जहां के ये चरमपंथी थे बाटला हाउस वाले, वो तीर्थ स्थल बन गया। जिसको देखे, जैसे मुख्तार और अतीक के यहाँ जाकर के गरीबों के मसीहा में नमाज जनाजा में शिरकत करने पहुंच जाते थे, तो संजरपुर पहुंच गया जाकर के। मोहन चंद शर्मा शहीद इंस्पेक्टर के बारे में न किसी कोई गर्व के गया और न किसी ने एक शब्द संवेदना के कहा। खैर, ये नपुंसक और बेबुनियाद और निष्क्रिय और निष्प्राण और निस्तेज संवेदनाओं की किसी को आवश्यकता भी नहीं है। वो अपने पास रखो। ये 2 कौड़ी की अपवित्र संवेदनाएं तुम्हारे काम आएगी और बहुत जल्दी तुम लोगों को काम आएगा। नाई नाई कितने बाल। अब हम आ जाते हैं इन लोगों ने कैसे, ये इत्तेफाकन अल फला थोड़ी बना है। इनकी फंडिंग हुई, 30 एकड़ जमीन खरीदी, कश्मीर से आके बड़ी संख्या में, वो भी जो बर्खास्त हुए कश्मीर सरकार से, उनको नौकरी दी आपने। डॉक्टरों को 35 से 40 हजार रुपए पे ला करके आपने एक सोर्स से ला करके इकट्ठा किया। और जो चरमपंथी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कट्टरपंथी अगर गतिविधियां हो रही हैं, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनके पाई पाई का हिसाब रखने की जरूरत थी। चूक नंबर 1, हरियाणा पुलिस इससे बेहतर कर सकती थी। कोई भी हम कार्य करते हैं तो अंजू जी, उसमें हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। हमारी स्ट्रेंथ ये थी कि ठीक है, हमने बहुत सही उसका अनावरण किया, लेकिन इसके पहले हम क्या कर सकते थे कि जो भी संदिग्ध सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, यहां तो बोरे बोरे सस्पिशियस एक्टिविटी हुई। आप किराए पे ले रहे हैं, आप एमोनियम नाइट्रेट का भंडारण कर रहे हैं, कश्मीर से डॉक्टर सजा याफ्ता आ रहे हैं, ऐसे लोग जो कि संदिग्ध हैं, बांग्लादेश से जाकर के डिग्री लेकर के 2 महिलाएं आ रही हैं, और एक तरीके से कट्टरपंथियों का गढ़ बन रहा है। अगर ये सब तमाम बातें हो रही थी, और मैं चाहूंगा कि जाकर के वहां के अंदर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अब होनी चाहिए। इनके एक एक पाई पाई का हिसाब का ऑडिट होना चाहिए अंजू जी। और जब ऑडिट होगा तो ये मालूम पड़ेगा कि 3 साल जो दोनों भाई जेल में थे और इनका एक्विटल नहीं हुआ, कोर्ट ने इनको उदारता के साथ कि तुम सबके पैसे वापस कर दो। अब तो खैर दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई में है। कहां कहां से डोनेशन आ रहा है अल फला के नाम पे। ये एक अरबी शब्द है जिसका अभिप्राय होता है कि संपन्नता। संपन्नता तो संपन्नता तो खूब आई है। तो वही कहते हैं, अकबर इलाहाबादी के एक शेर है, शेख जी के 2 लड़के बाहुनर पैदा हुए, शेख जी के 2 लड़के बाहुनर पैदा हुए, एक खुफिया पुलिस में है, एक फांसी पा गए। तो इनका भी हमें लगता है जवाद और फवाद का। तो एक साहब की तो मुझे साफ जीवन ध्येय
और जीवन गंतव्य मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। और इनका कम से कम जवाब का जो चांसलर साहब हैं, ऑनरेबल चांसलर साहब अल फलाह यूनिवर्सिटी के, इनका भविष्य जो है मुझे पूरी तरीके से अंधकार में दिख रहा है। अगर एक एक चीज हम देखें, फॉरेन फंडिंग, ऑडिट, गलत सलत एडमिशन, गलत सलत मान्यताएं, सजा 7-7 साल की। और इसके अलावा इन्होंने चरमपंथियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, गलत सलत भर्ती कराई और इस तरीके से मान्यता प्राप्त की। अभी तो हम अगर गिनती कराने लगे तो आपके साथ में अलग से एक प्रोग्राम करूंगा। और यहाँ की एक एक चीज का ऑडिट होना चाहिए। जी इनकी वाइस चांसलर महोदया अंजू जी ये कह रही हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है कैसे नहीं? आपने सांप पाल के रखे हैं, सांप डस रहा है पूरे देश को, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपके पार्किंग लॉट में एक एक तरीके से चरमपंथी एक महिला आ रही है, आपने उसके ऊपर निगरानी नहीं रखी। आपने, और मैं दोनों कहूंगा, पुलिस की भी जिम्मेदारी थी निगरानी रखना। AK-47 और 80 कारतूस स्विफ्ट डिजाइन में रख करके आपके पार्किंग लॉट में खड़ी थी हफ्तों तक। आपकी कोई जिम्मेदारी किसी तरीके की नहीं है कि ऐसी जो लावारिस गाड़ी खड़ी उनकी तलाशी ले ले। आपकी जिम्मेदारी बस ये है कि फीस लेकर के अपनी जेबें गर्म करना, फंड तैयार करना। और ये गैर जिम्मेदाराना बयान बिल्कुल अस्वीकार है अंजू जी। वाइस चांसलर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे जो मैनेजमेंट है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कड़ी निगरानी रखें कि इस तरीके के चरमपंथी गतिविधियां, जैसे मोहम्मद के चलती फिरती दुकानें, ये यहां पर कैसे पल भोर रहे थे। मैं तो यही कहूंगा कि इन्होंने जहरीले सांपों के लिए एक अड्डा बना दिया और उनको दूध और उनकी खुराक उपलब्ध कराई। इसलिए ये बेदाग तो छोड़ दीजिए, ये पूरे दागदार हैं। अल फलाह की एक एक ईंट की जांच होनी चाहिए। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है ना, 50 से 60% स्टूडेंट जो आते थे वो कश्मीर से आते थे, साउथ कश्मीर से आते थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है सर कि उनकी भी फंडिंग होती होगी किसी ना किसी आतंकवादी संगठन की तरफ से, क्योंकि ये खेल आज का नहीं है, 2000 से चल रहा है सर। तो आप सोचिए कितनी लंबी प्लानिंग थी कि डॉक्टरी पढ़ाई जाएगी, डॉक्टरी की आड़ में यहाँ पर आतंकवादी तैयार किए जाएंगे, कोई उन पर शक भी नहीं करेगा। इतना पायस पेशा है डॉक्टरी, उसको इन्होंने बदनाम किया। तो यहाँ पर तो बुलडोजर चलना चाहिए, योगी जी का बुलडोजर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर चलना जरूरी है सर। बिल्कुल चलना चाहिए। देश तभी मानेगा जब अल फलाह पे बुलडोजर चल जाए। क्योंकि बुलडोजर क्यों चलेगा मैं आपको बता दूं, इनकी सारी फंडिंग जो है संदिग्ध है, इनकी सारी मान्यताएं, और मैं अभी वो बात कर रहा हूं जो प्रमाणित है, इनकी सारी मान्यताओं की स्क्रूटनी होनी चाहिए। क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका ऐसा है ही नहीं, जो आपने कहा ना कि वहां पर जो बेसिक इक्विपमेंट, जांच पड़ताल और डायग्नोसिस के होते वो तो कुछ है ही नहीं। और अगर नहीं है तो आपको मान्यता कैसे मिल गई? आपके पास पूरे स्टाफ नहीं, पूरी नफरी नहीं है, मान्यता कैसे मिल गई? इस चीज की स्क्रूटनी होनी चाहिए। और स्क्रूटनी में अगर ये बिल्कुल अनुपयुक्त पाए जाते हैं, जो कि होंगे हर सूरत में, इनकी मान्यता समाप्त। और जो बच्चे जिनका दाखिला हुआ है, जाहिर है उनके साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, उनको अन्य मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया जाए, इनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएं और इनकी पाई पाई का हिसाब जरूर लिया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, बुलडोजर ही नहीं, इनकी नींव तक खोद करके बिल्कुल चौरस हो जानी चाहिए और सरकार को इस कॉलेज का अधिग्रहण करके दोबारा इसको शुरुआत करनी चाहिए। सर, जो आसपास का इलाका है जहां पर ये जमीन ली इस फवाद और जवाद ने, उस गांव में उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के यहाँ के लोगों को, डॉक्टर मुजम्मिल को 2-2 घर उसने किराए पे लिए और कहा कि मैं रहूंगा नहीं, सामान रखूंगा। सर, ऐसे लोग जिन्होंने ये घर किराए पर दिए वो भी तो उतने ही दोषी है ना। जबकि ये सीधे सीधे आदेश है, ऑर्डर है कि बिना वेरिफिकेशन के आप किसी को भी किराएदार नहीं रख सकते। लेकिन उस गांव के लोगों ने इनको मकान दिए, जबकि ये रहते कैंपस में थे, लेकिन अलग से मकान लेकर वहां पर अमोनियम नाइट्रेट को जमा कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं अभी भी, मेरा आरोप है इन सब के ऊपर कि आप स्लीपर सेल भाग 2 हैं। ये तो चलते फिरते कार्यकर्ता थे, चलते फिरते ये जिहादी थे, लेकिन इनको जो सपोर्ट सिस्टम होता, और सपोर्ट सिस्टम क्या होगा? आखिर ऐसा कौन सा सामान है जो आप ला रहे हैं? आपने जरूरी नहीं समझा, आपने वेरिफिकेशन जरूरी नहीं समझा, एग्रीमेंट कराया और एग्रीमेंट भी आपने 13 नवंबर तक का कराया। ये चीज आपने जरूरी नहीं समझा कि ये चीजें तमाम मशकूक और सस्पिशियस और संदिग्ध हैं। क्यों नहीं कराया आपने? इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये पूरी चीज जो है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही हमारी जो ये अल फला की है, ये पूरी दाल काली की काली कोलतार की तरह है। ये तो पूरा कोलतार है, दाल काली तो कोलतार है ही है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, अनुसंधान, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और एक तरीके से फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए इनके एक एक आमदनी का, एक एक रुपए का।
सर एक जमात है जो अभी भी ये राग अलाप रही है कि जांच एजेंसियों ने क्या किया, कैसे धमाका हो गया लाल किले पर, कैसे इतना नाइट्रेट इकट्ठा हो गया। सर ये वो जमात है जो ये जवाब नहीं देती कि 2014 से पहले इस देश में क्या होता था, तब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वही जमात सवाल पूछती है, वही राजनीतिक पार्टियां सवाल पूछती है टीवी डिबेट में कि ये धमाका हो कैसे गया, मोदी सरकार क्या कर रही थी, जांच एजेंसियां क्या कर रही थी। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारी जांच एजेंसियां सर जो दिन रात काम कर रही हैं, उन पर सवाल या निशान। आप देखिए, इसके पहले देखिए जिस तरीके से हमारी जांच एजेंसी ने काम किया कि 26 नवंबर 25 से ये लोग तैयारी कर रहे थे कि 26 नवंबर को एक बहुत बड़ा धमाका करें और 50,000 लोगों को हताहत करने की थी। और 13 लोगों की जानें गई हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। लेकिन अगर आप इनकी बात करें कि जिस तरीके से 5 स्टेट्स में जाकर के इन्होंने जाकर के कार्रवाई की, 27 अक्टूबर को जो पैम्फलेट चिपके थे तो डॉक्टर अदील को ला करके सहारनपुर से, उसके बाद जेईएम के पोस्टर का अनावरण हुआ, सीसीटीवी का खंगाला गया, हॉस्टल के लॉकर से AK-56 मिली। इन इन्वेस्टिगेशन कुछ किया नहीं, वो बस वहां पे जाकर के आइसक्रीम खा रहे थे। नवंबर 6 को आदिल वॉज अरेस्टेड, नवंबर 6 को ये आदिल अरेस्ट हो गए। उसके बाद आप आइए, नवंबर 9 को आजाद सुलेमान शेख मोहम्मद सुहेल ये बांसखाटा से अरेस्ट हुए। फरीदाबाद में इन्होंने एक अपार्टमेंट लिया था, वहां से 350 किलोग्राम आपका ये मिल गया है, आपका एमोनियम नाइट्रेट। AK-47 फिर मिली, डेटोनेटर्स मिले, मैनुअल मिले बम बनाने के। मुजम्मिल शकील MBBS असिस्टेंट प्रोफेसर अल फलाह यूनिवर्सिटी। और शकील इन्होंने बताया कि लाल किला, हिंदू टेंपल, सिख टेंपल, जैन टेंपल, RSS ऑफिस, बाजारें, दिल्ली मेट्रो 25 साइट इन्होंने चिन्हित कर दी। इंटेलिजेंस एजेंसी से कुछ नहीं किया, ये दरअसल बैठ करके वहां पे बर्गर और पिज्जा खा रहे थे। डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार, गायनेकोलॉजिस्ट लेक्चर अल फलाह यूनिवर्सिटी। नाउ रनिंग जमात उल मोमिनात फीमेल सुसाइड ब्रिगेड। 15 लाख रुपए इनकी कार में इनको फंडेड, 15 लाख फॉर डॉक्टर उमर्स बॉम्ब कार। उसके बाद आइए 652 पे लाल किले पे ये ब्लास्ट होता है और इसमें हुंडई i20 में 3000 किलोग्राम की बरामदगी इसके पहले हो गई। और उसके बाद क्या था, जो मौलाना गिरफ्तार हुए, मौलवी इरफान अहमद और फॉर्मर GMC स्टाफ, लेटर टर्न रेडिकल। और ये जो मौलाना था पहले यहीं पे, वो भी मेडिकल कॉलेज में वहीं पर था जम्मू कश्मीर में। अब तक 11 गिरफ्तारियां हो गई, अधिकांश डॉक्टर और जिनकी 2 से लेकर 4 लाख की महीने की आमदनी थी। अब ये कह देना कि इतना करने के बाद, हाँ ये जरूर है कि इसके पहले प्री मेच्योर डिस्क्लोजर नहीं, जिससे कि पर्चा आउट हो जाए। इन्होंने जो काम करके दिखा दिया, उनकी सफलता और उनके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये जो 12 मौतें हुई हैं ये हो जाती 50,000। इसको हल्के में मत लीजिए, जो उन्होंने करके दिखा दिया अभूतपूर्व है और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और जो कह रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ तो उनके पास है नहीं। जब बाटला हाउस में जाकर के तुम रो रहे थे, शहीद मोहन चंद शर्मा के बारे में तुमने एक शब्द नहीं कहा, आजमगढ़ संजयपुर में शहीदों के तुम जाकर के चप्पल अपने सर पे उठा के घूम रहे थे, तब तुमने जरूरी नहीं समझा। ऐसे 4 दोस्त मिल जाए तो शत्रुओं की जरूरत नहीं है अंजू जी। सर ताजुब तो इस बात का है कि इस बार कोई भी पाकिस्तान से नहीं आया, सब देश के अंदर जो रहते हैं उन्हीं लोगों के दिमागों में इतना जहर भरा गया कि वो डॉक्टर उमर जैसा आदमी सुसाइडल बॉम्बर बन गया, उसने गाड़ी में खुद को उड़ा लिया। आप सोचिए कि किस तरह से देश के अंदर भी एक तबका है जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है और पहचान में नहीं आ रही, क्योंकि अब तो ये सफेद कोट की शक्ल में है। सर आप सोचिए वो जो डॉक्टर अदील है सर, घाटी से आता है, दिल्ली से सहारनपुर पहुंच जाता है और बिना वेरिफिकेशन के उसको क्या उस अस्पताल ने भर्ती कर लिया। कम से कम ये तो पता करना चाहिए कि साउथ कश्मीर से एक डॉक्टर सहारनपुर क्यों आ रहा है। सर वहां पर भी तो बड़ी साजिश की बू पहले ही आ जानी चाहिए थी कि नहीं। उस अस्पताल के मालिक ने भी बड़ी बेशर्मी के साथ कहा, हमने MCI का सर्टिफिकेट देख लिया। सर्टिफिकेट देखना एक चीज है, जब आपसे जो पहचान पत्र, जो अनिवार्यता है उसको पूरा करेंगे, आप चले जाइए, जाकर के फ्लाइट लेनी है आपको और कह दीजिए मेरे पास MCI का सर्टिफिकेट है, CISF वाला मार्क कर देगा बाहर कि पहले जो पहचान पत्र PIC है गवर्नमेंट अप्रूव वो लेके आइए, जिसमें वोटर्स ID है, पासपोर्ट है, आधार है, इस तरीके की कुछ चीज, तभी आपकी मान्यता होगी। आपने मनमाने तरीके से डॉक्टर को एक ले लिया, कम पैसों में आपने समझा कि ये अस्पताल माला माल हो जाएगा और आपने वेरिफिकेशन जरूरी नहीं समझा। तो अंजू जी बहुत चूकें बहुत हमने की हैं।
और मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप प्रत्येक भारतीय नागरिक जो देशभक्त है, वो पुलिस अधिकारी है बिना वर्दी का, तो बिना वर्दी के पुलिस अधिकारी के रूप में जो भी चीजें संदिग्ध हैं, जो भी चीजें आपको लगता है कि महत्वपूर्ण होंगी पुलिस के लिए, उसकी सूचना तत्काल 112 पे या नजदीक के थाने पर देने की कृपा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हम सबकी भी जिम्मेदारी है, अगर कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति दिखे, संदिग्ध एक्टिविटी दिखे, तो तुरंत पास के पुलिस स्टेशन को इतला देनी चाहिए। और सुरक्षा एजेंसियां बखूबी अपना काम कर रही हैं। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीसीटीवी पर गौर नहीं किया होता कि ये जैश के पोस्टर लगाने वाला डॉक्टर अदील है, उसकी गिरफ्तारी के लिए ये लोग सहारनपुर नहीं पहुंचे होते सर, तो किसी को इतने बड़े रैकेट का पता ही नहीं चलता कि ये क्या खेल खेल रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी से सभी राज्यों की, जिनमें हरियाणा की पुलिस शामिल है, यूपी की पुलिस शामिल है, दिल्ली की पुलिस शामिल है, अगर ये लोग मिलकर काम नहीं करते सर, तो इतना बड़ा खतरा टलता नहीं। और ये नजर नहीं आ रहा है राजनीतिक पार्टियों को, आरोप लगा रहे हैं राजनीति करने के लिए अपने वोट बैंक की खातिर। लेकिन सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए समय निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।